तो इसमें जो है पाइथन के अंदर थोड़ा कंसंट्रेशन रखना, बिकॉज स्टार्टिंग के जो पार्ट्स हैं जैसे प्रोग्रामेटिकल वाले पार्ट जो रहते हैं वो बहुत इजी रहते हैं, इतने टफ नहीं है, आप बहुत आराम से उनको कर सकते हो। ठीक है, आराम समझ में आ जाएगा। टास्क मैंने आपको ऑलरेडी फाइल्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शेयर कर दी। ठीक है, सारे टास्क मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, सारी फाइल्स। इंडिविजुअल बेसिस पे आप फाइल्स को पिकअप करोगे, ओके, और उसको कंप्लीट कर लेना। असाइनमेंट जो दे रखे हैं जिससे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी स्टार्ट numpy pandas, उनको स्टार्ट करते ही वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेस्टिंग पार्ट। मतलब थोड़ा सा क्या, हम पूरा का पूरा कंप्लीटली स्टैट्स के अंदर और थोड़ा जंप करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, कैलकुलेशन बताऊंगा, कैलकुलेशन के बाद हमको टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे जिससे आपको इन सब चीज़ों का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि उसमें डेटा थोड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करेंगे तो हमें थोड़ा क्लियर आइडिया लगेगा कि यस इज इट वर्किंग और नॉट। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है, बट पहले प्रोग्रामिंग पर भी ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें हमारे किस तरीके से वर्कआउट करेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है? तो पहले मैं आपको टूर दे देता हूँ, बहुत सिंपल सा टूर है, जुपिटर नोटबुक में यूज करूंगा। एंड फॉर योर ट्रेनिंग पर्पस मैं जुपिटर नोटबुक तो मैं आपको शेयर करूंगा ही करूंगा, साथ में आपको एचटीएमएल फाइल भी शेयर करूंगा। ठीक है, उससे बेनिफिट ये रहेगा कि टीना, आप अगर आप स्पाइडर यूज कर रहे हो तो स्पाइडर में आप उन प्रोग्राम्स को इंडिविजुअली बना के चेक कर सकते हो। ओके सर। तो मेरे पास है ना कुछ फाइल्स प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी बनी हुई है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। थोड़ा सा हम टाइम बचाएंगे बेसिक्स वाले पार्ट में, बट सबसे पहले मैं आपको कुछ ये देखो, दिस इज द सेक्शन, दीज आर द टॉपिक विच वी आर कवरिंग इन द पाइथन। ठीक है, सिंटैक्स होगा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड वी मूव टू द कंट्रोल स्टेटमेंट्स। वी हैव टोटल 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन दिस, एंड फंक्शंस के बाद वी आर कवरिंग द कलेक्शन पार्ट। कलेक्शन के बाद वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रिंग पार्ट। ओके, दिस कंप्लीट सेक्शन इज रिलेटेड टू द कोर पाइथन जो हम कवर अप करेंगे इसके अंदर। ओके, और टॉपिक के अंदर भी काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, तो बी केयरफुल फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट वन इज एडवांस पाइथन। एडवांस पाइथन के अंदर वी आर कवरिंग दी ऊप्स कंप्लीटली, आपका पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एंड द लास्ट वन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग, हम इसको एरर हैंडलिंग भी बोल सकते हो, वैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग इज द करेक्ट टॉपिक है। तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें कवर अप करेंगे, एडवांस। एडवांस पार्ट में। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, इतना बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी ये चीज कवर अप होती है, इसलिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अपना हाई रखना ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए और असेसमेंट जो है वो आप प्रोसेस कर पाओ। हाँ, पाइथन में आई डू वन थिंग फॉर द इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल मतलब टिल डेटा स्ट्रक्चर, मैंने आपको असेसमेंट दे रखे हैं काफी सारे। ठीक है, असेसमेंट में मैंने आपको दे रखे हैं ये आ गया, ये वाले क्वेश्चंस। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आपको बड़े ध्यान से रखना है, और मैं आपको दूंगा एक दिन का गैप। इसमें मैं कोई वो नहीं करूंगा रिलैक्सेशन, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है। बाकी सारी चीजें क्या थी, टूल्स थे, तो टूल में चीजों को प्रोसेस करना थोड़ा आसान है और आप आराम से कर सकते हो। अब मैं आपको एक दिन का गैप क्यों दे रहा हूँ, रीजन भी वो सुनना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन का गैप इसलिए दे रहा हूँ कि सपोज आज मैंने आपको कवर अप कराया बेसिक पार्ट, पहले मैं बेसिक कराऊंगा जिससे मेरे को आइडिया लगेगा कि आप एग्जैक्टली उस लेवल पर काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको एक असेसमेंट दिया गया है व्हाट्सएप पे, आप ध्यान से देखोगे तो पाइथन असाइनमेंट करके होगा, जिसपे आप पीडीएफ के अंदर लिखोगा पाइथन बेसिक असाइनमेंट मिला। एक बार डाउनलोड कर लो, देख लो, मैं आपको चीजें बता देता हूँ उसमें।
क्या सबके पास? Yes, sir. ठीक है, तो पाइथन बेसिक असाइनमेंट में वी आर गिविंग टोटल 17 to 18 क्वेश्चन होते हैं. ओके, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है. अगर उसमें आपको कोई फंक्शंस नहीं आते हैं, वो फंक्शन आप गूगल पे देख के उन क्वेश्चन को रिजॉल्व करोगे. बस क्वेश्चन मत, मतलब सॉल्यूशन मत देखना पाइथन से कैसे रिजॉल्व होगा. रीजन इज व्हाट कि फर्स्ट वाला असाइनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वाला असाइनमेंट में जब आप अगर उस असाइनमेंट को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करते हो तो आपको एक पूरा आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली उसका सिंटैक्स कैसे लिखना है, किसका, पाइथन का, और हमें एग्जैक्टली काम कैसे करना है उसके ऊपर. क्लियर हुआ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल पार्ट. ठीक है, असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है. उसके बेसिस पे आई गिव यू सम लॉजिकल क्वेश्चंस, पर आपको उनको प्रोसेस करना है. ओके, पहले मैं भी आपको दे रहा हूँ एक दिन का गैप, मतलब आज सेशन लूंगा, कल आपके पास पूरा डे होगा. आज का दिन और कल का पूरा दिन होगा. यू आर टोटल 24 आवर्स जिसके अंदर आप 17 क्वेश्चंस कर सकते हो. ओके, आराम से सोच समझ के क्वेश्चंस करना. 3 क्वेश्चंस मेरी साइड से होंगे जो रैंडमली मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा. ओके, और मेरे को यूजर इनपुट बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, मतलब मैं कुछ भी वैल्यू एंटर करूँ मेरे को रिजल्ट आ जाए. ओके, ये सारी चीजें मैं आज आपको ये सब कुछ सिखा दूंगा, तो वो सारी चीजें आपको यूज करना है. ठीक है, वंस यू फील कंफर्टेबल देन उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पे प्रोसेस करेंगे. देन उसके बाद आपका असेसमेंट आएगा किस पे, कंट्रोल स्टेटमेंट पे. इसमें एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है. ओके, तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रोसेस करना है. सिर्फ 2 बार आपको ऐसा मिलेगा कि एक एक दिन का गैप दे रहा हूँ, फिर उसके बाद फंक्शन इज अ कंसेप्चुअल टॉपिक. ठीक है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, उसमें मैं आपको कोई गैप नहीं दूंगा. और फंक्शन एक ही दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट जो होते हैं ना वो रिलेटेबल होते हैं. ओके, और ऐसा नहीं करना कि जल्दी जल्दी कवर अप करने के चक्कर में आप क्या कर रहे हो कि हैक्टिक हो रहा है आपको. प्रोग्रामिंग है, ये हो जाती है कई बार, आपको हैक्टिक हो रहा है और आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे को बोल दोगे, मैं उसी पॉइंट पे स्टॉप हो जाऊंगा. पहले उतना पार्ट हम कवर अप करेंगे, देन उसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए, एंड स्पेशली हरनीत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आप जो स्टडी के लिए बाहर जाने वाले हो वहां पर पाइथन को लेके बहुत क्रिटिकलिटी रहेगी आपके पास. Okay, sir. उसमें आपके पास टास्क बहुत आएंगे जो आपको पाइथन पे ही परफॉर्म करने पड़ेंगे. एक बार को शशांक और टीना आप लोग एक तरीके से लाइट मोड पे ले सकते हो, बट इतना ज्यादा लाइट मोड पे नहीं लेना है, क्योंकि जो पैकेज इंक्रीमेंट की बात होती है ना, जब यहाँ भाई पैसा बढ़वाना है मेरे को अपना, तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले जो है वो पाइथन करता है. बाकी के अलावा सबसे बड़ा रोल प्ले इसका रहेगा. और इसको हम डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग किसी भी पार्ट पर हम लोग प्रोग्रामिंग को क्यों यूज करते हैं. पहला रीजन प्रोग्रामिंग को यूज करने के पीछे ये है कि भाई आपका ये कंपैटिबल होती है किसी भी टूल के साथ में, पाइथन. ओके, दूसरा पॉइंट ये है, कंपैटिबल का पॉइंट समझ के ना, किसी भी टूल के साथ में, इवन प्लेटफॉर्म के साथ में भी कंपैटिबल रहती है. कोई भी प्लेटफॉर्म पर काम कर जाता है इसका प्रोग्राम. So platform like जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ. so ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का डेफिनेशन कभी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्लेटफॉर्म, यू कैन से दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, तो yes दिस sir. व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके, आप विंडोज पे प्रोग्राम बनाओ, आप सेम प्रोग्राम आप किस पे चला सकते हो, मैक पे भी चला सकते हो, लिनक्स पे भी चला सकते हो, विंडोज पे भी चला सकते हो. ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है. दूसरा, जब हमारे पास बल्क अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो आप जब रियल टाइम पे फेस करोगे या आपने कभी काम किया हो डेटाबेस में, तो कई बार हम लोग क्वेरीज लगाते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हमारे सर्वर टाइम आउट हो जाते हैं. ठीक, तो उन केस में क्या होता है कि क्वेरीज आपकी चल रही है और सर्टेन टाइम पीरियड तक के लिए क्वेरीज रन करती है और पूरा डेटा कनेक्शन बिल्ट नहीं हो पाता.
तो वहां पर वी आर यूजिंग पाइथन टू बिल्ड एन डेटा। हम पाइथन में कनेक्शन सीखेंगे और हम पाइथन में एपीआई कनेक्शन भी सीखेंगे कि हम एपीआई कॉलिंग कैसे करते हैं इसके। और एपीआई कनेक्शन और पाइथन में ये वाले कनेक्शन सीखने के बाद वी कैन सी कि यस, अब कितना भी बड़ा डेटा हो हम पाइथन के साथ में बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, अब पॉइंट क्या होता है ना कि डैशबोर्ड आपके चल रहे हैं किस पे, पावर बीआई पे भी चल रहा है, डैशबोर्ड आपके एक्सेल पे भी बनाए जा सकते हैं, है ना। अब पॉइंट क्या बनता है, पॉइंट ये बनता है कि भाई पाइथन पर डैशबोर्ड बनाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला, एक तो ये वेब एप्लीकेशन फॉर्मेट पर डैशबोर्ड बन जाता है। दूसरा, डायनेमिकली हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तीसरा, पावर बीआई और एक्सेल के डैशबोर्ड फिर भी वेटेड होते हैं, इसके डैशबोर्ड बहुत लाइट वेटेड होते हैं, किसी भी इंटरनेट स्पीड पे ये बहुत आसानी से प्रोसेस कर जाते हैं। ठीक है, सो ये बेनिफिट्स हैं कि हम पाइथन को डेटा एनालिटिक्स में यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे बड़ा मेन बेनिफिट जो मुझे लगता है और जो मैंने अभी तक यूज किया है, एक्चुअली ऑफिशियली मैंने उसको यूज किया है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए। हमारे पास एक छोटा सा काम था, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। हमारे पास एक छोटा सा काम था, वी नीड टू क्रिएट सम एक्सेल एलबी फाइल, मतलब बाइनरी फाइल बनानी थी, and we need to set up a data and data quantity it will be more than 60 lakh, 60 लाख से ऊपर डेटा था। तो जब हम स्ट्रीमलाइन कर रहे थे इस पूरे प्रोजेक्ट को, तो प्रॉब्लम क्या था कि सिक्वल से यूज कर रहे थे, और सिक्वल पे क्या होता था कि कई बार डेटा आ जाता था और कई बार टाइम आउट हो जाता था। तो फॉर दैट पर्पस हम लोग जो पहले जो टीम थी वो क्या कर रही थी कि आधा आधा डेटा करके निकाल रहे थे। 5 लाख निकाला, फिर 5 लाख निकाला, फिर 5 लाख निकाला, फिर 5 लाख निकाला, ऐसे करके क्वेरी रन करनी पड़ रही थी। बट हमने एक सिंपल सोल्यूशन निकाला। वाई वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ पैटर्न, ये बहुत हैक्टिक एंड टाइम टेकिंग था। तो वी आर यूजिंग व्हाट, पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन में जब हमने उसको कनेक्ट करा, इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं है कि इसने टाइम नहीं लिया, ये भी अपना खुद का सफिशिएंट टाइम पीरियड जो उसको लेना था उसने लिया, 10 to 15 मिनट। पूरा डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दिया, एंड सिंपली 2 से 3 लाइन ऑफ कोड्स मेरे को और लिखना पड़ा, मेरा पूरा डेटा ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो गया और मैंने उस पूरे डेटा को CSV में डंप करा लिया। तो दिस इज द पावर ऑफ पाइथन, की पाइथन आपका क्या चीज है, प्रोसेस कर सकता है। ओके, और अब हमने क्या करा, उसका बेनिफिट क्या हुआ। अगर यही चीज मैं पावर बीआई या किसी और टूल के साथ में करता तो मुझे प्रोसेस में बार बार प्रोसेस करना पड़ता। ठीक है, पाइथन में जब भी अगर डेटा अपडेशन होता तो मेरे को क्या कर रहा हूँ, मैं बस प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो लेटेस्ट डेटा सर्वर से कनेक्ट करता, कनेक्ट करके अपने पास लोड करता। मेरे प्रोग्राम्स ऑलरेडी बने हुए थे, प्रोग्राम जब डेटा के साथ में प्रोसेस करते हैं बहुत लाइट वेटेड होते हैं, बहुत क्विकली वो मेरे को रिपोर्ट्स बना के देने लगा। तो जो रेगुलर वर्क थे वो हमने बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में कवर अप कर लिया। एंड उसके अंदर हमने एक और टॉपिक यूज किया, फंक्शन। सो वी बिल्ड सम फ्यू फंक्शंस व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन पाइथन, बट हमने अपने खुद के पैकेजेस यहाँ पे डिजाइन किए, जिसके बेसिस पे वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मॉड्यूल डिजाइनिंग। मतलब जैसे हम numpy pandas पैकेजेस रहते हैं ना, वैसे मैं आपको पैकेज बनाना बता दूंगा, आप अपने खुद के पैकेज बना के उनको यूटिलाइज कर सकते हो। दिस इज द पावर एंड दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ पाइथन, जो हम लोग इसको इतना पॉपुलर और इतना क्रूशियल लेवल पे हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। और कंपनीज बहुत डिमांडेड करती है कि भाई पाइथन आनी चाहिए। अगर आपको पाइथन आते हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर यू एंड द कंपनी ऑल्सो, कि आप उसका बहुत सारा काम जो है वो रिड्यूस कर दोगे। ओके, क्लियर। नाउ अब हम पॉइंट पे आते हैं। तो कुछ हर चीज यहाँ पे नहीं होगी, कुछ चीजें यहाँ पर होंगी। पहले हम सारी चीजें पेन पे समझते हैं कि एग्जैक्टली मैं हमको क्या बताने होंगे। हाँ जी, अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इतने पार्ट में। No, sir. ओके, तो गाइज हम लोग क्या करते हैं, इमेज क्रिएटर, आई जस्ट थिंक फर्स्ट टाइम वो पायलट है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करके हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
सो गाइस मैं एक छोटा सा पार्ट आपको बताना चाहूंगा। पहला एक सिनेरियो में आपको दिखाता हूँ। दैट सिनेरियो इज बेसिकली रिलेटेड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एग्जैक्टली हमारा जो डेटा है ना वो कैसे प्रोसेस होता है, कैसे काम करता है। तो मैंने है ना एक जस्ट एन डेमो मेरे को देना था किसी बच्चों को, तो मैंने है ना एक प्रेजेंटेशन तैयार करी थी। दिस इज माय प्रेजेंटेशन, सी लैंग्वेज से रिलेटेड। बट ये वाला जो पार्ट था ना, ये मुझे लगा कि हर एक पर्सन को ये चीज पता होना चाहिए, चाहे वो एक्सपीरियंस हो या ना हो। बिकॉज काफी सारे एक्सपीरियंस पर्सन थे, दे आर वेरी कंफ्यूज यार कैसे प्रोग्राम रन होता है, कैसे होता है। एंड दे आर जावा डेवलपर्स एंड दे आर फ्रॉम द प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड्स एंड दे सेड यार कुछ नहीं, हम तो प्रोग्राम लिखते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं, वी नो दैट ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट होता है और रिजल्ट आ जाता है। बट द मेन कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। एग्जैक्टली आपका प्रोग्राम वर्कआउट करता कैसे है, पहले हमारे को ये सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। अभी हम पाइथन स्टार्ट नहीं कर रहे, बट मैं आपको फंडामेंटल दे रहा हूँ। और फंडामेंटल को इतना अच्छा कर लेना कि अगर आपको कोई और अदर कोई प्रोग्रामिंग भी पकड़ाता है तो आप उसे क्विकली कवर अप करके रैप अप कर दो। ओके, तो आर्किटेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि सपोज एक प्रोग्रामिंग हमारे पीसी से यानी कि हमारे मशीन से इंटरैक्ट कैसे करती है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारा डेवलपर अगर कोई प्रोग्राम लिख रहा है 2+2 का भी, वो भी आउटपुट हमारी मशीन पे कैसे आ पा रहा है। तो यू कैन सी हमने यहाँ पर है ना 4 स्टेप फॉर्मेट समझे। तो आप देखोगे वी हैव अ डेवलपर कोड, ठीक है। ये कौन है? ये डेवलपर है, यानी कि आप हो। आप कोई कोड रन करते हो, आप कोई भी कोड बनाओगे उसको हम बोलते हैं क्या? सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड इज व्हाट? डेवलपर रिटन कोड। जैसे ये सोर्स कोड बना हुआ है, ठीक है। अब ये सोर्स कोड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। ये सोर्स कोड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। मतलब इसमें कुछ कैलकुलेशन है, कुछ इंग्लिश का पार्ट है, वो सारी चीजें आपको दी हुई है। अब पॉइंट क्या होता है कि आपने एक सोर्स कोड तो लिख दिया, और सोर्स कोड आपने किस में लिखा? इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा। तो क्या ये सोर्स कोड डायरेक्टली मशीन से कनेक्ट हो सकता है? नो सर। नहीं कर सकता ना, क्योंकि नहीं सर। जीरो मशीन क्या समझता है? 0 1 फॉर्मेट समझता है। तो वी नीड अ ट्रांसलेटर। हमें एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए था जो हमारे सोर्स कोड को, जो हमने इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट करके मशीन में दे दे, मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे या मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे। तो हमारा सोर्स कोड जाता है सबसे पहले किसके पास? हर प्रोग्रामिंग हो गई ना, हर प्रोग्रामिंग के पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ये होती हैं। एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है आपका क्या? इंटरप्रेटर। तो दोनों में से कोई भी चीज लिखी हो सकती है, या किसी किसी प्रोग्रामिंग में दोनों ही चीजें इनबिल्ट रहती हैं। इन दोनों ही सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? इन दोनों सॉफ्टवेयर का काम होता है किसी भी सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देना। मेरे पास देव C++ नहीं है, वरना मैं आपको कंपाइल्ड कोड भी दिखा देता कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से इंक्रिप्टेड करता है। तो इन दोनों का काम होता है बेसिकली कि सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देना? मशीन। मशीन पर। तो दिस इज अ एग्जीक्यूशन प्रोसेस की एग्जैक्टली प्रोसेस ये हो रहा है। अब आप बोलोगे कि चलो ये तो चलो किसी को ये चीज पता हो और इसका कोई रेलेवेंट फॉर्मेट नहीं है, रेलेवेंसी नहीं है हमारे टॉपिक से। रेलेवेंसी मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे रेलेवेंट है ये डेटा। कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम कहीं किसी एरर में फंसा, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस पता है तो आपको क्लियरली नॉर्मली पता चल जाएगा आपका प्रोग्राम एग्जैक्टली कहाँ पर स्टक हो रहा है। अदरवाइज होगा क्या? कि आपका प्रोग्राम कहीं भी एग्जीक्यूट कर रहा है और वर्कआउट कर रहा है, बट कैसे स्टक हो रहा है तो आपको यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यस मेरे सोर्स कोड में दिक्कत है, या कंपाइलर पे दिक्कत है, या फिर मशीन पे जाके प्रोग्राम बिहेवियर चेंज कर रहा है। ठीक है, दिस इज द पोर्शन जो आपको कंसंट्रेट करके रखना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल पार्ट। अब हमने दो चीजें देखी, कौन सी? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब एक्चुअल पार्ट पे आते हैं।
कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट्स क्या होते हैं कि भाई अब हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम कैसे करता है वो हम देखेंगे। तो पहले हम कंपाइलर की बात करते हैं। तो देखो, एक ये हो गया आपका सोर्स कोड। दिस इज योर सोर्स कोड। कंपाइलर बोलता है कि आप जो भी सोर्स कोड दोगे, ठीक है, उसको मैं कंपाइल तो करूंगा, लेकिन मैंने उसको क्या कर देना है, पे कौन लगा हुआ है, ये है आपका क्या, कंपाइलर। ठीक, अब ये कंपाइलर, ये सोर्स कोड किसके पास जाएगा, कंपाइलर के पास। डेवलपर के पास। अब कंपाइलर क्या बोलता है कि मैं सोर्स कोड को जनरेट करने के बाद मैं बनाऊंगा उसका मशीन कोड। क्या, मशीन कोड सर। नहीं, बाइंडिंग। हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, कौन सा कोड, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड बोलो, या फिर आपने जावा में सुना हो तो उसमें हम बाइट कोड बोलते हैं। ओके, द बोथ कोड आर एन्क्रिप्टेड कोड जो कि कंपाइलर जनरेट करता है। ठीक है, वहां पर बाइट कोड जेवीएम के पास जाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड हम लोग इसलिए बोलते हैं, ये आपका एन्क्रिप्टेड कोड है और ये आपका जाता है किसके पास, मशीन के पास डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट कोड। अब ऑब्जेक्ट कोड जाएगा और ऑब्जेक्ट कोड जाएगा किसके पास, मशीन के पास। ठीक है, तो दिस इज योर व्हाट, मशीन। उसके बाद आपका क्या आता है, आउटपुट जनरेट होता है। उसके बाद आपका क्या जनरेट होगा, आउटपुट जनरेट होगा। ये क्या है हमारा, कंपाइलर है। ये क्या है, कंपाइलर है। क्लियर हुआ, कोई डाउट, नो सर। कोई डाउट नहीं है, प्रोसेस समझ में आया। लेट मी चेक मेरे पास देव सी प्लस प्लस है कि नहीं है, हैगा। देखो, अब मैंने एक प्रोग्राम लिया यहाँ पर, फाइल ही नहीं है कोई, मेरे को ये ना एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ये सी का प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो कंसंट्रेट मत करना, जो मैं बना रहा हूँ, एंड इट्स वेरी इजी थिंग। ओके, सो दिस इज एन सी प्रोग्राम। अब मैं, सी जो होती है ना वो कंपाइल्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो हमने कंपाइलर में एक कॉन्सेप्ट समझा था कि भाई आपका जो डेटा है वो कोड, आपका सोर्स कोड कंपाइल्ड होगा, कंपाइल्ड होने के बाद क्या बना रहा है वो हमें, क्या बना के दे रहा है, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो नाउ द पॉइंट इज व्हाट कि पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ सेव। तो मैंने इसको कंट्रोल एस किया, इसको डेस्कटॉप पे एक फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ, एंड दिस इज माय हेलो। ठीक है, अब हम उस फोल्डर को ओपन करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है चीज को समझना, थोड़ा बोर करेगा ये वाला पार्ट, बट आप चीज को समझ। देखो, ये रहा फोल्डर आपका। अभी इसके अंदर कौन सी फाइल है आपके पास, इस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है, सर हेलो जो आपने बनाई है ये। हाँ, लेकिन ये कौन सी फाइल है, ये है सोर्स फाइल। समझ गए, ये कौन सी यस फाइल है, सर। सोर्स सोर्स फाइल। फाइल। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इट विल लुक लाइक व्हाट, क्या जनरेट करेगा कंपाइलर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोड। तो अभी देखो, ऑब्जेक्ट कोड मैंने जनरेट किया है, नहीं किया ना, नहीं सर, रन ही नहीं किया अभी तो। है ना। अभी मैंने बस सेव किया है सोर्स फाइल को, अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ। तो देखो मैंने इसको कंपाइल करा,
कोई एरर नहीं आई। यहाँ पे देखो फाइल आ गई अपने आप। यस सर। ये मैंने नहीं बनाई, ये किसने बनाई है? कंपाइलर ने। कंपाइलर। देखो मैंने फिर से एग्जीक्यूट करा, इधर देखना है, इस वाले विंडो पे देखना जिस पे कॉन्सेंट्रेट आएगा। देखो इस पे हमारी फाइल आ जाएगी, देखो आ गई, ये हमारी फाइल आ गई। ये होती है हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो मैं आपको एक बार कोड चला के भी दिखा देता हूँ। ब्लैक विंडो में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास? हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कंपाइलर। पॉइंट समझ में आया? क्या करता है कंपाइलर? ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा बेनिफिट क्या है कंपाइलर का? कंपाइलर का दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि भाई मेरे पास कितनी एरर जनरेट करी मैंने? 2। एक इसमें डबल कोट हटा दिया, इसमें सेमीकोलन हटा दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। कंपाइल किया तो आप देखोगे मेरे पहले सेकेंड लाइन में एरर है। उसने बोला मिसिंग टर्मिनेटेड कैरेक्टर। क्या आपने भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है? तो हम इसको डबल कोट्स कर देते हैं, और ये हमारा सेमीकोलन मिसिंग था, तो हम इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि भाई इसने जो लाइन ऑफ कोड मेरे को बताया, लाइन ऑफ कोड जो मेरे को बताए, उस जहां पे एरर देखो तो उसने सारी एरर्स एक साथ दे दी, अलग अलग नहीं दी। कैसे दी थी? सारी एरर एक साथ दे दी। तो दिस इज अ पॉइंट कि कंपाइलर में दूसरा एनालिसिस पॉइंट जो रहता है, जो चेकिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। सारी एरर एक साथ दे देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। आपको बार बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, एक बार में आप सारी की सारी प्रॉब्लम इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है। 2 बार हेलो प्रिंट कराया तो 2 बार हेलो मेरा प्रिंट होके आ रहा है। क्लियर हुआ कंपाइलर में? अब यस पॉइंट सर। आता है कि भाई इंटरप्रेटर क्या है। इंटरप्रेटर ये बोलता है, बहुत सिंपल सा, इंटरप्रेटर ने मेरे को बोला कि भाई आप कोई सा भी पार्ट दे दो, कोई सा भी पार्ट दे दो। अब हमने उसको बोला चल भाई दे देते हैं, कोई भी पार्ट दे देते हैं हमने आपको। पार्ट दे दिया। तो 1 मिनट देना, मैं इसके अंदर से डेटा हटा दूं। ये दोनों चीजें हमें हटानी है। देखो अब मैंने इसको यहाँ पे लिया। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहे हैं? इंटरप्रेटर में आप सिस्टम समझ रहे हो क्या करना चाह रहा हूँ मैं? इंटरप्रेटर में बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि आप देख रहे हो क्या नहीं है इसके पास, बताओ। इंटरप्रेटर में कुछ मिसिंग है? सर ऑब्जेक्ट कोड। करेक्ट। तो इंटरप्रेटर जैसे आपका सी जो है वो एक फाइल बना रहा था, यस सर। बट इंटरप्रेटर कभी भी आपकी इस तरीके से कोई फाइल जनरेट नहीं नहीं करेगा। करेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सबलाइन टेक्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स। इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, जब भी सबलाइन वगैरह पे किसी पे काम करूँ कभी मैं आपको बोलूँ कि सबलाइन पे काम करना है, तो आप क्या करोगे, इसको सेव पहले कर लो। ठीक है। अब मैंने गलती से गलत जगह गलत तरीके से सेव कर दिया, तो मैं इसको फिर से कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, पाइथन डॉट पी वाई, क्योंकि पाइथन लिख रहे हैं ना अपन, तो डॉट पी वाई लगा दिया। अब पाइथन में आ गई, तो देखो प्रिंट किया डबल कोट्स हेलो, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखना मैंने इसको मिनिमाइज किया, पाइथन की कितनी फाइल है मेरे पास? दो। एक फाइल है ना, अच्छा। वो तो मेरे से गलती से टेक्स्ट फाइल बन गई थी। हमारे पास पाइथन की फाइल कितनी है? एक। एक। अगर पाइथन कंपाइलर यूज करता है तो वो क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट कोड। अगर कंपाइलर यूज नहीं करता है तो उसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको एग्जीक्यूट करा प्रोग्राम को, देखो इधर एग्जीक्यूट हो गया। यस सर। कितनी बार डेटा आ रहा है? 5 बार। तो एग्जीक्यूशन तो सक्सेसफुल है।
क्या ऑब्जेक्ट कोड बना? फोल्डर में देखो ऑब्जेक्ट कोड बना? सर वहां तो नहीं बना। नहीं बना ना? तो नहीं सर। पाइथन क्या यूज करता है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। क्लियर हुआ? ये होता है हैंड्स प्रूव्ड करने का तरीका या खुद से आइडेंटिफाई करने का तरीका। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर कोई बोलता है कि अगर कोई प्रोग्रामिंग अगर कंपाइलर यूज करती है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाना कंपलसरी है। अगर कोई प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटर यूज करती है तो उस प्रोग्रामिंग को आप इस तरीके से चेक करके बता सकते हो उसके अंदर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सोर्स फाइल से वो डेटा आपका प्रोसेस हो रहा होगा। क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना? सर ये सबलाइन भी टूल है कोई? हाँ, सबलाइन भी जैसे नोटपैड प्लस प्लस होता है ना, वैसे एक टूल है। लाइक नोटपैड। यस। तो ये दो चीजें क्लियर हुई, इंटरप्रेटर और कंपाइलर पे, इंटरप्रेटर। यस सर। है ना? अब दूसरा पोर्शन क्या आया था कंपाइलर का? एनालिसिस क्या बोलता था कि भाई अगर आपकी 5 जगह एरर है तो सारी एरर इकट्ठी शो कर देगा। पर इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है। बहुत ध्यान रखना है इसमें, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वर्क है। इंटरप्रेटर कैसे करता है? लाइन बाय लाइन काम करता है। मेरे पास कितनी एरर है, तो मैंने इस प्रोग्राम को रन करा तो देखो सबसे पहला एरर आया मेरे पास क्या? हेलो थर्ड कॉलम। क्या बोल रहा है वो कि भाई आपने डबल कोट्स नहीं लगाया इसमें, तो हम डबल कोट्स लगा देते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, अब वो फिर अटक गया। फिर क्या बोल रहा है? वॉज नेवर क्लोज्ड, मतलब आपने ये जो बनाया है ना इसको आपने क्लोज नहीं करा, तो हम इसको क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। अब हमारी कोई एरर नहीं है। तो आप समझ लो अगर एक सिंगल एरर आ गई तो प्रोग्राम क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। जब तक आप उस एरर को सॉल्व नहीं कर लोगे तब तक वो नेक्स्ट एरर पे स्विच नहीं करेगा। क्लियर? तो ये देखो आपका डेटा चल गया। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। बता देना अगर हेक्टिक हो तो। अब दूसरा पोर्शन, पाइथन में एक और बात बोली गई। पहली चीज, पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्लियर हो गया। दूसरा हमें बोला गया कि पाइथन जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिल्कुल है। अभी हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है अलग अलग, वरना मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखो यही सेम प्रोग्राम आप मैक पर भी चला सकते हो, लिनक्स पर भी चला सकते हो, विंडोज पे तो आप चला ही रहे हो। दैट इज कॉल्ड एन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। बट पाइथन के लिए एक बहुत बड़ी बात बोली गई, पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और डायनेमिक टाइप्ड और स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्क क्या होता है? पहले मैं आपको स्टैटिक टाइप्ड बता रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है a इक्वल टू 10। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग जो है सी जो है वो कैसी है? स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट इज कॉलन कॉमा ए सेमीकोलन। देखो ये रन कर रहा है, आ रहा है आउटपुट। गड़बड़। मैं थोड़ा सा पाइथन वाले फॉर्मेट में चला गया, ये सी प्लस सी है। तो देखो आउटपुट आ रहा है, 10 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? स्टैटिक टाइप है। स्टैटिक टाइप का मतलब होता है कि आपने ए के आगे डेटा बोल रखा है कि इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू लेगा, तो आपने यहाँ पे तो एंटर कर दी। अब आपने यहाँ पे क्या करा? इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने दे दिया टीना। ठीक है जी। अब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट किया तो मेरे को किस पे एरर दे दी उसने? ए सब इक्वल टू कहना है। टीना पे। क्या एरर दे दी कि भाई आपने उसके अंदर जो डेटा बताया है ए के अंदर, वो किस टाइप का डेटा स्टोर होगा? इंटीजर वेरी टाइप, कैसे बता। है ना? बट आप क्या स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो ये स्टोरेज नहीं लेगा। तो ये होती है स्टैटिक टाइप। मतलब अगर आपने कोई चीज डेटा टाइप फिक्स कर दिया
तो वो उसी टाइप का डेटा स्टोर में लेगा, अदरवाइज दूसरा स्टोरेज नहीं लेगा। क्लियर? अब मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया, मैंने बोला ए के अंदर क्या है, 10 है। मैंने प्रिंट करा और डबल कोट्स करके मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट इज कॉलन कॉमा ए। ठीक है, फिर मैंने दिया ए इक्वल टू टीना। अब मैं यहाँ पे भी आपको टाइप भी चेक करके बता दूंगा कि दोनों टाइप कैसे अलग अलग जा रहे। प्रिंट करा, टाइप एक फंक्शन होता है जो ये डेटा टाइप बता देता है कि डेटा टाइप क्या है। तो मैंने सेम चीज फिर से लिखी। अब आप देखो, पिछली प्रोग्रामिंग जो सी के अंदर आप जो डेटा देख रहे थे उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जब आप ए में वैल्यू चेंज कर रहे थे तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। वो बोल रहा था कि आप पहले कन्वर्ट करो उसको स्ट्रिंग में, तब मैं उसको उठाऊंगा। तो ऐसा कौन सी प्रोग्रामिंग में होता है? स्टैटिक। स्टैटिक टाइप्ड। टाइप लगाना मत भूलना, ठीक है? यस सर। अब हम जो पाइथन पढ़ रहे हैं उसके लिए बोला गया है कि डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमने वही प्रोसेस किया कि सेम ए ऊपर ए इक्वल टू 10 लिखा, हमने उसको प्रोसेस कर लिया, फिर ए इक्वल टू टीना लिख दिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, देखो मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं 10 और टीना, यस सर। राइट? तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर लेता है पाइथन। इसलिए पाइथन जो है वो कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर पाइथन स्टैटिक टाइप्ड होता तो ये चेंजेस नहीं करने देता। ये इसकी फैसिलिटी भी है और यही इसका ड्रॉबैक भी हो जाता है। कई बार आपको बहुत केयरफुली काम करना होता है इसके अंदर। स्टैटिक और डायनामिक में सिर्फ यही डिफरेंस है कि वो हाँ, करता है यस, डेटा टाइप मेमोरी का, फिक्स होता है। यस। आप देखोगे जावा स्क्रिप्ट भी आपकी डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें भी आपको कोई चीज यूज करने की जरूरत नहीं करती, आप var x करके उसको यूटिलाइज करते हो। ओके, तो दिस इज अ पॉइंट। जावा स्क्रिप्ट हो गई, पाइथन हो गई, आर हो गई, ये लोग ये सब क्या है? डायनेमिक टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। और आपका जो सी सी प्लस प्लस जावा जो है ना वो स्टैटिक टाइप्ड है। मतलब अगर आपने उसमें अगर कोई मेमोरी लोकेशन के आगे इंटीजर लेके रखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ डेटा यूटिलाइज करेंगे और कोई डेटा नहीं ले सकते। ओके, क्लियर? यस सर। अब हम आते हैं, ये वाले हमारे पार्ट्स क्लियर हो गए। इसमें कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट है? नो सर। ओके, ग्रेट। अब मैं आता हूँ दूसरे वाले पार्ट पर। दूसरा पार्ट इज व्हाट? हमने एक और चीज समझते हैं। अब प्रोग्रामिंग में 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो 5 चीजें कौन सी है? एक है वेरिएबल, सेकेंड वन इज आइडेंटिटी, आइडेंटिफायर, थर्ड वन इज कांस्टेंट एंड टोकन्स एंड कीवर्ड्स। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी प्रोग्रामिंग को समझने के लिए। तो वेरिएबल एक्चुअली होता गया है, पहले मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ, देन उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे हमने स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप का करा, जैसे हमने अदर चीजों का करा वैसे। तो दिस इज माय वेरिएबल। वेरिएबल इज व्हाट? अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेरिएबल। एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन जो होती है वो क्या होती है? वेरिएबल। वेरिएबल होती है। ओके, और वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन भी हम इसको बोलते हैं। ओके, अभी मैं प्रूफ कर दूंगा टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन क्या बोलते हैं। अब मैंने मेमोरी लोकेशन वर्ड यूज किया, तो मेमोरी लोकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो सपोज इसका ये एड्रेस है, क्योंकि ये जो वेरिएबल की मेमोरी होती है ना, ये कहाँ एक्सेस में आती है? सारी की सारी आपकी किस पे आएंगी?
जो आपका रैम होता है ना उस पे एलोकेट होती है ये मेमोरीज। इसलिए ये कैसी मेमोरीज होती हैं, टेम्परेरी होती है। मतलब रैम आपका रीलोड हुआ या आपने सिस्टम बंद करके चालू किया तो ये मेमोरी क्या होगी, रिफ्रेश हो जाएगी। और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तक आपका मेमोरी जो है वो किस पर रहता है, एक्सेस रखता है। जैसे ही आपका प्रोग्राम प्रोसेस खत्म हुआ उसके बाद ये मेमोरी क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है, मतलब ये मेमोरी फ्लैश आउट हो जाती है। ओके, अब ये एक कंटेनर है, एक मेमोरी लोकेशन है। अब हर बार आप किसी ना किसी नंबर से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट। हर बार आप इसको किसी भी नंबर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको इसको कोई ना कोई नेम देना पड़ेगा। मैंने इसको एक नाम दे दिया नम, ठीक है। मैंने इसको क्या नाम दे दिया, नम। मतलब ये जो नम है वो इस कंटेनर को बता रहा है। तो मतलब नम जो है वो वेरिएबल हो सकता है, हो सकता है वेरिएबल, बोल सकते हैं हम इसको नम। नम को वेरिएबल बोल सकते हैं क्योंकि ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यस सर, इसलिए बोल मैं नम को सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल बोल रहा हूँ। वेरिएबल। तो फिर नम एग्जैक्टली है क्या, जब किसी भी वेरिएबल का नेम या फिर अगर मैं बात करूं किसी भी फंक्शन का नेम आप बताते हो, नाम रखते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। क्लियर। तो नम जो भी किसी पर्टिकुलर पार्ट को अगर आपको डिस्प्ले करता है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। क्लियर। तो नम सीरीज में आइडेंटिफायर है। हाँ, नम आइडेंटिफायर हुआ ना। आप ठीक है देखो एक सिंपल सा बताता हूँ, रियल टाइम एग्जांपल। आपकी बॉडी आपका वेरिएबल है, योर बॉडी इज कंटेनर, उसमें यस कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है। अब मेरे पास आप भी हो, शशांक भी है, हरनीत भी है, मैं भी हूँ। तो बेसिकली हम तीनों लोगों को क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। बट अब हमारे जो नाम है उन बॉडीज को एक नाम दिए गए, विशाल, यस रीना, शशांक। दीज यस आर सर। व्हाट, दीज आर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। ठीक है। हम लोग भी एक टेम्परेरी वेरिएबल है, जब तक हमारी रैम में, जब तक हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तब तक हम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हुआ उसके बाद ये मेमोरी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब समझ में आ गया। यस। ओके, क्लियर। तो किसी भी फंक्शन का नाम हो, फाइल का नेम हो, वेरिएबल का नेम हो, सारी चीजें क्या होती है, आइडेंटिफायर्स होती है। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, इट दी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या करता है, अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि इस पर्टिकुलर मेमोरी का इसमें कौन सा डेटा आएगा, तो वी नीड टू डिसाइड व्हाट डेटा टाइप। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि इसके अंदर अगर डेटा की अगर आप बात करो, डेटा की अगर आप बात कर रहे हो तो इसमें पॉइंट आता है कि डेटा का साइज क्या होगा, कितना बड़ा साइज रखना है मेमोरी का, तभी तो हम उसके अंदर डेटा स्टोर कर पाएंगे। तो इसका रोल कौन प्ले करता है, कांस्टेंट रोल प्ले करता है। कांस्टेंट में हमारे पास तीन ही टाइप का डेटा होता है, एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोट, एक होता है आपका क्या, करेक्टर। कैरेक्टर। करेक्ट, या हम सिंपली इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एन स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर। अब ये तीन डेटा टाइप फॉर्मेट्स होते हैं। पर पाइथन को मैंने एक चीज देखी, पाइथन कैसी है, डायनेमिक टाइप है। मतलब अगर मैंने 10 दिया तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, इंटीजर का 10। करेक्ट। अगर मैंने इधर 1.5 दे दिया तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट। करेक्ट। अगर मैंने यहाँ पे टीना लिख दिया उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। तो मतलब आप एक पॉइंट समझो कि आपको कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड कर ले। तो आप एक चीज में सेफ हो गए कि कांस्टेंट जो है उस पर आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपका काम बाय डिफॉल्ट पाइथन जो है वो खुद से खुद चला रहा है। क्लियर। यस। अब आती है बात टोकन्स की। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन शायद प्रोग्रामिंग में होते हैं और इसका अलग ही इंपॉर्टेंट रोल होता है।
टोकन्स में भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. टोकन इज व्हाट? समथिंग इज रिजर्व्ड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब जब आप कोई सिंटैक्स लिख रहे हो, ठीक है, जब आप कोई सिंटैक्स लिख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या? प्रिंट. क्या लिखा? प्रिंट. प्रिंट लिखा और ब्रैकेट लगाया, डबल कोट्स करा, हेलो लिखा, डबल कोट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया. तो आप देखोगे प्रिंट तो हो गया हमारा एक फंक्शन, हेलो हो गया हमारा टेक्स्ट, लेकिन उसका पैटर्न बनाने के लिए वी आर यूजिंग पैरेंथेसिस, डबल कोट्स. ये सब चीजें क्या कहलाती है? ये सब कहलाता है आपका क्या? टोकन. टोकन. यस. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? ये हो गया आपका डबल कोट्स, हो गया सेमीकोलन, हो गया डैश, हो गया. ये सब चीजें जो ग्रामर में यूज होती हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं. क्लियर? अब दूसरा, कीवर्ड भी आपका रिजर्व्ड होता है, तो कीवर्ड्स को भी हम इसके अंदर कवर अप करते हैं. दैट इज कॉल्ड व्हाट? टोकन. दिस इज कॉल्ड व्हाट? टोकन. क्लियर हुआ? अब आपको कीवर्ड्स देखने हैं तो मैं आपको शो कर देता हूँ कीवर्ड्स कैसे होते, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास. तो अभी हम इसमें कीवर्ड्स वगैरह देखेंगे. तो जब भी आपको कीवर्ड्स वगैरह देखने हैं या कुछ भी करना है, तो हम बहुत सिंपली एक चीज यूज करते हैं. वी आर यूजिंग हेल्प. एग्जीक्यूट करते हैं. तो देखो इस तरीके से आपको डेटा आ जाएगा काफी सारा. एंड देन यू वांट टू सी व्हाट? कीवर्ड्स. तो आप यहाँ पे क्या लिख दो? और एंटर मार दो. तो आपके पास ये टोटल 35 कीवर्ड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं. सर फिक्स है ये? ये फिक्स होते हैं, कीवर्ड्स कभी चेंज नहीं होंगे. नहीं 35 ही है ना सर? हाँ 35 ही है. ये वेरी करते रहते हैं. अभी हाँ वही 35 पूछ रही है, हूँ सर. आगे अगर कोई अपग्रेडेड वर्जन आ गया उसमें हो सकता है ये 36 हो जाए. पहले क्योंकि अभी 3.9 3.10 के आसपास ये 36 थे. फिर अभी अपग्रेड हुआ, उसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो यूज में नहीं थी, वो हटा बताइए कि दिए. अपग्रेडेशन पे डिपेंड करता है इनके कीवर्ड्स. हाँ, वर्जन अपग्रेडेशन पे ध्यान देना है. जब भी आप कोई नया वर्जन दे रहे हो, कि नॉट इवन इन दिस, किसी भी प्रोग्रामिंग में आप जा रहे हो या किसी भी टूल पे काम कर रहे हो, तो आप उसका अपग्रेडेशन ले रहे हो, तो आप एक बार है ना प्रोग्रामिंग के कीवर्ड चेक कर लो. ओके. दैट्स वेरी कंपलसरी थिंग कि आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. क्लियर? यस सर. सो नाउ ये थी हमारी सारी कहानी, जो हमने अभी छोटी छोटी चीजें यहाँ पे कवर अप करी. अब हम आते हैं वेरिएबल वाले पार्ट में. तो पाइथन में हम लोगों ने सबसे पहले एक चीज देखी कि आपको जब भी कोई स्टेटमेंट लिखना होता है, तो आपको देख रहे हो मेरे को ना तो कोई हेडर फाइल लेनी, ना कुछ लिखना. मैंने बहुत सिंपली यहाँ पे क्या लिखा? प्रिंट. प्रिंट इज माय फंक्शन, एंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स करके मैंने क्या लिख दिया? हेलो लिख दिया. और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा. अच्छा सॉरी, ये अभी हेल्प बंद नहीं हुआ ना, इसलिए. अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा. एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? क्या? हेलो लिखा हुआ आ गया. आप इसमें कुछ भी कर सकते हो. जैसे मैंने 6+3 कर दिया, टोटल रिजल्ट इज व्हाट? 9. ठीक है. ये सिंपल कैलकुलेशन थे कि हाउ कैन यू राइट दी प्रिंट स्टेटमेंट. तो आप इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट लिख के भी काम चला सकते हो. ओके. अब हम चलते हैं नीचे. अब हमारी कहानी कहती है हम वेरिएबल के बारे में बहुत सारी चीजें सीख के आए थे. तो हमने पहले x को क्या दिया? इक्वल टू 10 दिया. तो x बेसिकली है क्या हमारा? तो x की वैल्यू 10 है. ठीक है. और उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. यहाँ तक चीज क्लियर थी. यस सर. और ये वैसे बेसिकली इस वाले पार्ट में मैंने ये बताया कि दिस इज एन डायनेमिक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब मैंने क्या कर दिया? x इक्वल टू आदित्य लिख दिया. पहले x की वैल्यू 10 थी, अब x की वैल्यू क्या है? इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना इसको आदित्य वाले उसमें कर देते हैं, इस वाली सेल में नहीं करते. आपको इस वाली सेल में कंफ्यूज आया क्योंकि भाई अलग से करा है तो शायद ऐसा हो रहा है. तो हमने आदित्य वाली सेल में क्या करा? प्रिंट. ये वाला जो स्टेटमेंट है वो दोबारा मैंने यहाँ पे लिख दिया आदित्य से पहले.
तो मतलब मैंने यहाँ पे यह बताया कि भाई आपकी x की वैल्यू असाइंड होने से पहले हमने x को चेक किया कि आपका x एक्चुअली है क्या, कितना है, 10 है। तो अब देखो रिजल्ट में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ x इज 10। ठीक है, आदित्य को अभी प्रिंट नहीं कराया था ना हमने, इसलिए। अब हमने नीचे एक और x प्रिंट कराया, तो उसमें हमने देखा कि आदित्य वैल्यू ऑफ x क्या हो गई, चेंज हो गई। आप डेटा टाइप चेक करोगे तो उसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, str आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज दिस क्लियर? यस सर। बाकी शशांक, अनेक? यस सर। ओके, नाउ अब मैं और नीचे जाता हूँ। अब हमने एक चीज बोला था, दिस इज एन टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या था कि भाई आपने अगर सर्वर रीस्टार्ट कर दिया, या फिर आपने बोला कि अगर मैंने दोबारा उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म कर दिया पूरे तरीके से, तब हमारी एक्स की वैल्यू प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें एरर आनी चाहिए। तो बेसिकली अभी आप देखो मेरे पास वैल्यू आ रही है, अभी वैल्यू क्या आ रही है, आदित्य लिखा हुआ आ रहा है ना। एक्स का लास्ट में वैल्यू क्या थी, आदित्य असाइन किया था ना आपने, तो लास्ट की sir. वैल्यू आ रही है आदित्य। अब मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ सर्वर को। सर्वर को रीस्टार्ट करने से क्या होगा, जितना भी डेटा बना होगा वो सारा गायब हो जाएगा। अब देखो मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो गया, अब मैं इसको चलाऊंगा। मैंने इसको चलाया तो देखो क्या आया मेरे पास, नेम एरर। उसने साफ साफ लिख रखा है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। मैंने प्रोग्राम पूरा सर्वर रीस्टार्ट किया था, जो आपने बनाया था ना एक्स के अंदर वैल्यू डाल रखी थी, वो सारी टेम्परेरी मेमोरी जो थी वो सर्वर ने मेरे क्या कर दी, रिलीज करके मेरे को दे दिया। रिलीज करके दे दिया तो एग्जैक्टली हुआ क्या, हुआ ये कि आपका जो एक्स है वो भी रिलीज हो गया, और हमने उसको चेक करा तो हमें पता चला यस दिस इज व्हाट, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। सर्वर रीस्टार्ट करने के बाद ये मेमोरी जो है वो फ्लैश आउट हो गई। क्लियर? चलो यहां तक चीजें क्लियर है। अब टॉपिक चेंज हो रहा है। अब टॉपिक ये है कि वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें मेरे को लिखनी पड़ती थी। अब मैंने क्या करा, थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्मेट बना लिया ताकि मुझे लिखना ना पड़े। इजी गोइंग वाले टास्क है ये थोड़े। तो हमने a इक्वल टू 10 दिया और b इक्वल टू 10 दिया। तो हमने एक चीज देखी कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हो तो दो वेरिएबल को कुछ इस तरीके से आप असाइनमेंट दे सकते हो, वैल्यू असाइन कर सकते हो। ओके, मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, जिससे मेरे को भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली मैं सही पोर्शन में काम कर रहा हूँ। अगर कुछ एरर आती है तो हम उसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, मैंने 78 76 करा, ए के पास वैल्यू है 78, बी के पास है 76। मैंने एग्जीक्यूट करा तो वैल्यू बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर रिजल्ट सेम आया है। ठीक है, आप इस तरीके से भी असाइन कर सकते हो। ए कॉमा बी इक्वल टू 78,25, आप इस तरीके से भी वैल्यू असाइनमेंट दे सकते हो। आ रहा है? आप इस तरीके से भी असाइन कर सकते हो। मैंने 89 असाइन किया तो 89 पहले किसको असाइन होगा, बी को, और बी की जो वैल्यू होगी वो किसको असाइन होगी, ए को। अब आप एग्जीक्यूट करोगे तो देखो उसमें आपकी वैल्यू आ गई 89 89 दोनों के लिए। तो मैंने एक एरर जनरेट करी थी। एरर क्या जनरेट करी, ए कॉमा बी दे दिया और इक्वल टू क्या दे दिया, 10। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि भैया ए कॉमा बी इक्वल टू 10 दिया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि भाई ए को तो वैल्यू असाइंड हो गई, लेकिन बी वाली जो मेमोरी है वो हमारी क्या है, वैकेंट है। तो यहाँ पे लिखा है कैन नॉट अनपैक दिस ऑब्जेक्ट। ओके, एरर समझ में आ गई। अच्छा। अब आपने क्या करा, आपने कुछ इस तरीके से लिखा ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20। तो बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, हम लोग कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करना चाहेंगे तो ये एरर देगा। पाइथन में आप ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक है, बट हमने यहाँ पे क्या यूज करा, सेमीकोलन यूज करा। सेमीकोलन हमेशा क्या होता है, लाइन टर्मिनेटर होता है। तो हमने ए के आगे सेमीकोलन लगा दिया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि ए की वैल्यू 10 है और नेक्स्ट लाइन में बी इक्वल टू 20 आ रहा है। अब ये डेटा पिकअप कर लेगा। क्लियर? बोलो यस और नो। sir. ओके, देखो हो गया। अब हमने यहाँ पे यूज करा ए इक्वल टू 20
a इक्वल टू 10,20। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसमें हमने एक चीज देखी कि जब आप इस तरीके से डेटा को प्रोसेस करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये इसको कौन से डेटा टाइप फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है? इंटीजर होना चाहिए सर, बताओ। नहीं, टपल टपल डेटा स्ट्रक्चर में डाल देता है इन सबको। क्यों सर? ये इसका बिहेवियर है। मतलब आप सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज दोगे तो इसको ये टपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसको हैंडल कर लेता है, एरर नहीं देगा। सर हम सर सिंगल देते तो वो तो इसको इंटीजर लेगा तब तो। हाँ, अगर तब हम तो ऐसे इंटीजर कॉमर्स में रहेगा, देते तो टपल रहेगा फिर ये। तो डेटा स्ट्रक्चर में चला जाएगा ये पार्ट। ठीक ये है, आपको ठीक ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? है। यस सर। अभी क्लास में भी मैं एक दो प्रोग्राम आप लोगों से करवाऊंगा, तो आप एक बार परफॉर्म करके देखना जिससे आपको एक आइडिया लगेगा यस हाउ कैन वी वर्क ऑन इट। अब आता है इनपुट पे बात। इनपुट पे कहानी समझना कि कहानी कैसे सेट हो रही है। अब देखो इनपुट में क्या होता है, मैंने एक चीज बोली थी, मैं यहाँ पे पहले प्रोग्राम बनाऊंगा, ये वाला जो प्रोग्राम है इसको रन करेंगे अपन। तो इस वाले प्रोग्राम में मैंने क्या करा, मैंने है ना यहाँ से इंटीजर हटा दिया। चलो इसको मैं बता देता हूँ पूरा। पहले हमारे पास क्या है ना, एक वैल्यू है इनपुट नाम की, सॉरी एक पर्टिकुलर पार्ट है किस नाम का, इनपुट नाम का। तो सिनेरियो समझना, मैं सिनेरियोस बना रहा हूँ इसके अंदर। तो अब हमसे बोला गया कि यूजर इनपुट लेना है, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, इनपुट। आप सिंपली इनपुट फंक्शन लगाओ, वेरिएबल इक्वल टू इनपुट फंक्शन। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पर एंटर करोगे तो वो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, एक्स को। ठीक है? अब देखो जब मैं इसको चला रहा हूं तो मेरे पास खाली बॉक्स आ रहा है, मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो हमें इसमें कोई टेक्स्ट पास करना है, तो हमने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिख दिया एंटर द वैल्यू। ठीक है, सॉरी, एंटर द वैल्यू मैंने इस तरीके से दे दिया। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो देखो मेरे पास बॉक्स के आगे एक सिंपल सा स्टेटमेंट आ रहा है। तो ये आपको इजी गोइंग कर देता है, चीजों को हैंडल कर देता है। यहाँ तक चीज क्लियर हुई? अब हमने बोला कि इनपुट बना लेते हैं। मैंने इनपुट बनाया, मैंने यहाँ पे दिया 60 एंटर 89। आउटपुट क्या होना चाहिए इसका? 149. ओके, तो योर आंसर इज 149। तो बेसिकली अगर आप मैथमेटिकली इस पूरे पोर्शन को देखोगे तो सही है, लेकिन इसका आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट में आपको बताता हूँ, एंटर मारते हैं तो देखो कितना आ रहा है, 6089। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप इनपुट से कोई भी वैल्यू इनपुट लेते हो तो वो कैसी होती है, वो होती है आपकी स्ट्रिंग टाइप। ठीक है? इनपुट फंक्शन है, इनपुट डायरेक्टली वैल्यू असाइन नहीं कर रहा। अगर ये डायरेक्टली होता तब ये वैल्यू जो डेटा टाइप था वो चेंज हो सकता था। अभी ये डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर रहा, इसलिए इसका डेटा टाइप चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या आएगा, HTR, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और दो स्ट्रिंग के बीच में आप जब प्लस साइन लगाते हो दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाती है। क्लियर हुआ? अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बस ठीक है, अब पॉइंट आता है कि भाई अगर आपको वैल्यू को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है इंटीजर नाम का, तो हम इसके थ्रू इसमें वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं। और वेरिएबल की वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो हमने सेम वैल्यू लिया और इंटीजर के अंदर एक्स पास कर दिया, मतलब जो भी डेटा इनपुट दोगे स्ट्रिंग में आएगा और उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मेशन कि आप किस तरीके से वर्कआउट इसमें कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने 78 दिया, 787 क्या हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ रही थी स्ट्रिंग वाली। तो हमने देखा, हमने पहले क्या कर रखा था, इंटीजर कर रखा था, हमने वापस उस पर क्या लगा दिया, इंटीजर लगा दिया। क्या होगा, बॉडमास रूल पढ़ा है ना,
पहले इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व होगा, अंदर वाला, इस पे जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर से होते हुए फिर एक्स और वाई को असाइन होगी। तो देखो अभी मैंने बोला 6 स्ट्रिंग में एंटर हुआ और उसके बाद इंटीजर में जाके 6 न्यूमेरिकल में हो जाएगा और एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। और मैंने बोला 8 मेरा न्यूमेरिकल है अभी देखने में, लेकिन इनपुट के थ्रू वो किस में जाएगा, स्ट्रिंग में, और फिर इंटीजर के थ्रू हो जाएगा वो न्यूमेरिकल में। देन उसके बाद आप लॉजिक अप्लाई करोगे z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा 40। क्लियर हुआ जी? यस नो तो बोल दो। यस सर। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट एडिशन प्रोग्राम। अब हमसे बोला गया कि आप क्या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कर सकते हो एडिशन। यस, हमने फ्लोट डेटा टाइप लगाया और इनपुट लिया और इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो भी इनपुट जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, फ्लोट फॉर्मेट में आ जाएगा। फ्लोट जो होता है वो डेसिमल वैल्यूज होती है। अभी देखो 6 इंटू 8 एंटर करा तो 14 आंसर आना चाहिए, है ना। अगर इंटीजर होता तो 14 आता, लेकिन ये फ्लोट में चल रहा है तो जो हाईएस्ट डेटा टाइप फॉर्मेट होता है वो फ्लोट है, तो सारा डेटा का आउटपुट किस में आएगा, फ्लोट में आएगा, 14.0 देगा। So you can pass any one of them, 9.7, 8.9, 9.8, एंटर करा 19.5, that's your answer. क्लियर? अब यस हमसे सर। बोला गया एक फ्लोट एक इंटीजर है, तब आउटपुट क्या आएगा, तो हमने क्या यूज किया, हमने एक 7 8.9 दे दिया, एंटर करा, एरर आ गई। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इंटीजर फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता, तो हमने दिया 8.9, 8 और 7। तो रिजल्ट सबसे हाईएस्ट डेटा का उसका है, फ्लोट का है डेटा साइज, तो उसने बाय डिफॉल्ट उसका रिजल्ट किसमें दे दिया, 15.98 में। क्लियर? हाँ, यस सर। कोई कुछ पूछा? नहीं सर। ओके, अब मैं एक कैलकुलेटर आपको दिखा रहा हूँ। कैलकुलेटर में कॉन्सेप्ट समझना, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। तो कॉन्सेप्ट क्या था, जब मैंने 9 प्लस 6 किया तो मेरे पास आउटपुट कितना आया, 15। अगर मैंने 9.0 किया, ठीक है, और प्लस 6 किया, ठीक है, दिस इज प्लस 3, आउटपुट कितना आया, 12। 12 कैसे आया, हाँ 12 आएगा। ओके क्लियर? अब अगर मैंने आपको बोला, हो गया इसको 6.0, 6, 32, ठीक है। तो आप देख रहे थे फ्लोट था, फ्लोट में आउटपुट दे रहा था, इंटीजर था, इंटीजर आउट में आउटपुट दे रहा था। क्या इन्होंने अलग अलग प्रोग्राम बनाओगे, नहीं। अब देखो मैंने क्या करा है, एडिशन का एक प्रोग्राम बनाया और उसमें एक फंक्शन होता है हमारे पास इवल। इवल में आप कुछ भी इनपुट दो, लाइक फॉर एग्जांपल आपने लिखा 5.6, तो ये इनपुट ले लेगा। आपने बोला 7, तो देखो इंटीजर फ्लोट टू इंटीजर करा, इंटीजर टू फ्लोट कर सकता हूँ मैं इसी को, और इसको इंटीजर टू इंटीजर भी कर सकता हूँ, फ्लोट टू फ्लोट भी कर सकता हूँ। मैंने इसको फिर से एग्जीक्यूट किया तो मैंने यहाँ पे फ्लोट टू फ्लोट दिया, देखो आउटपुट, सॉरी इंटीजर टू इंटीजर दिया, तो आउटपुट मेरा किसमें आ रहा है, इंटीजर में। तो इवल इज काइंड ऑफ थिंग, एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको क्या फैसिलिटी देता है, आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप कुछ भी इनपुट करो, ये ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट कर लेगा कि इसको इंटीजर फॉर्म में रखना है या किस में रखना है, ठीक है। आपको अलग अलग टाइप कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर, दीज आर कॉल्ड डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बना के बताया था। डेटा टाइप क्या होते हैं, हमने बहुत सारे डेटा टाइप फॉर्मेट्स बना रखे हैं। इधर से देखो, ये नीचे तो क्वेश्चंस है, ये डेटा टाइप। प्रिंट वाई, प्रिंट 3,4,5, ये किस टाइप का डेटा टाइप है, टपल है, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा 3,4,5 पे, ये लिस्ट है, ठीक है। सेट आता है, सेट इज व्हाट, दिस इज योर सेट। तो अभी इसका डेटा टाइप क्या है, सेट है, ओके। फिर उसके बाद ये लिया हमने 3,4, तो दिस इज माय
डिक्शनरी, 3 जो है वो की है, 4 जो है वो वैल्यू है। 3 + 2j आयोटा सुना है ना, दैट इज कॉल्ड एन कॉम्प्लेक्स नंबर। और लास्ट वन इज व्हाट, ट्रू। तो ट्रू इज व्हाट, बुलियन। बुलियन। क्लियर हुआ? इन वाले क्वेश्चंस को प्रोसेस मत करना, मैं किसी को डेमो दे रहा था तो मैंने उसमें लिख दिया था। हाँ जी, नाउ अब बताओ, कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट नहीं है? सर डेटा टाइप वाले में है थोड़ा सा। बताओ। सर आपने कहा कि अगर वो ब्रैकेट में है तो वो टपल लेगा उसको, स्क्वायर ब्रैकेट में है तो वो लिस्ट लेगा, तो सेट बिल्कुल, में कैसे लेगा सर? सेट में वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेता है, बट सेट में जब भी आप कोई डेटा देखोगे ना, वो डिक्शनरी में दिखाएगा, इसलिए मैंने उसको सिंपल सेट कंस्ट्रक्टर के साथ में लिखा हुआ है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं उसमें आपको डिटेल में ये सारी चीजें और बताऊंगा। ओके, तो गाइज मैं आपको है ना 2 फाइल शेयर कर रहा हूँ, एक लॉजिक दूंगा, अभी करना है वो, सोचना बस मेरे को नॉर्मली आउटपुट चाहिए। तो आपको हर बार है ना 2 फाइल मिला करेंगी आप लोगों के बैच में। द फर्स्ट वन इज बेसिक्स एंड द सेकंड वन इज नोट जुपिटर नोटबुक फाइल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक n वैल्यू है, वैल्यू है, n वैल्यू है, और आपको उसके अंदर से डिजिट्स काउंट बताने हैं। चलो एक काम करो, एक n वैल्यू है, उसके अंदर 123 है, और उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 6। 1 + 2 + 3 कितना हुआ? सर 6 है वो। 6 है। लॉजिक समझ में आया? x इज इक्वल टू व्हाट, 123, इट्स अ नंबर, बट सिंगल सिंगल डिजिट का सम करोगे तो टोटल आउटपुट कितना आएगा, 6। तो दिस इज योर टास्क जो आपको परफॉर्म करना है, मतलब आप बाद में इसको परफॉर्म करना है, ये सोचना। ठीक है, एक और टास्क लिखो। आपके पास n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है। हो गया? हेलो, सर आवाज ब्रेक हो गई थी आपके बीच में। सही आ रही है? यस सर ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, लिख लिया? क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 है, उसका फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आपको क्या करना है, सम करना है उसका। जी, क्लियर? यस सर। अब दूसरा एक और चीज, आपके पास 3 डिजिट नंबर है 123, यस सर। उसको आपको रिवर्स करना है। आपको ना ही कोई लूप यूज करना है, ना ही कोई आपको कोई ऑनलाइन यूट्यूब या चैट जीपीटी यूज करना है। आप अपने दिमाग से इसको सॉल्व करना है, बस फॉर्मूला के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, अरे हाँ ना तो बोलो भाई। सर ये हमें उस पे प्रोग्रामिंग में करना है सर, ये वैसे ही? प्रोग्रामिंग में करना है, अब वैसे करना चाहो वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरे को बस लॉजिक पता है ना, प्रोग्राम मैं बना दूंगा। सर यहाँ पे आपने n तो एक ही वेरिएबल बताया हमें, हम्म, और आपने इसमें वैल्यू बताई है 3 हमारे पास। बिल्कुल। तो सर इनको अलग-अलग वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे वैल्यूज़ को? अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करोगे, पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ में। पहले सोचो कितने तरीके से हो सकता है। चलो एक छूट देता हूँ, इस पे आप है ना गूगल सर्च करके भी देख सकते हो। सर इससे पहले आपने जो क्वेश्चन कहा था n = 1 2 3 4 5 6, इसकी डिजिट लास्ट 2 डिजिट का करना है सर? फर्स्ट Very एंड good. लास्ट। क्या सर? फर्स्ट और लास्ट का सम करना है। ठीक।
ठीक है, चलो फिर अपन कल का मैं एक बार बता दूंगा, मेरी मीटिंग वैसे 10 बजे है, अगर मेरी मीटिंग 11 या 11:30 तक खत्म हो गई तो वी विल प्लान फॉर द क्लास। बट आपको एक चीज करना है, असेसमेंट छोटा सा है, 17 क्वेश्चन है, आप देखोगे बहुत आसानी से उसको प्रोसेस कर लोगे। हाँ, सिंटैक्स में इश्यूज आ सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि टाइम लगता है उनको कवर अप करने के लिए। ठीक है, उसमें मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं आपको उसमें बता दूं कि कैसे स्पीड बढ़ेगी, कैसे जल्दी जल्दी काम होगा, कुछ नहीं है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व करोगे उसके अंदर जो असेसमेंट में दिए हुए हैं। ओके, यस सर। सर मैं स्पाइडर कैसे रन करूंगी ये? स्पाइडर में ऑप्शन आता होगा ना आपके पास, दिखाना है स्पाइडर। यस सर, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। सर जुपिटर नहीं चला सकती मैं अपने इसमें सिस्टम में? एनाकोंडा से चलेगा ना आपके पास जुपिटर। पर ये तो स्पाइडर ही है सर इसमें। इसमें एक सीधा प्रिंट हेलो का प्रोग्राम लिख के देखो। आउटपुट आया? एक मिनट सर। ये क्लियर हुआ? ये तो ये दिखा रहा है रन सेटिंग्स फॉर टेम्पररी पीवाई। सर करंट कंसोल में ही करूँ इसको एग्जीक्यूट करने के लिए? इसको मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, दिस इज वीएस कोड है, इसका मार्केट प्लेस में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। मुझे भी नहीं पता है कि ये कैसे रन करूंगी, तो भी मैं पूछ रही थी। चलो कोई ना, मैं इसको देख के आपको बता दूंगा एक बार वीएस कोड में प्रोग्राम कैसे रन करना है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत कम काम किया है, इस वाले टूल को कम यूज कर। मैं स्पाइडर सोच रहा था पूरा कि स्पाइडर का टूल सेपरेटली आता है अलग से, सोचा था उसके अंदर आपको यूज नहीं होते। और सर ये क्या है? सर ये अलग से नहीं है? नहीं, ठीक है, यस सर। इसका मैं आपको एक बार देख के बता दूंगा वीएस कोड में कैसे रन करते हैं। अदरवाइज यू कैन डाउनलोड सबलाइन, और सबलाइन पे आप काम करो तो वो ज्यादा बेटर है। ओके, तो सर सब लाइन डायरेक्ट हो जाएगा? हाँ डायरेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई सॉफ्टवेयर, उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर। ओके, तो मैंने यस आपको दोनों फाइल शेयर कर दी है, दोनों फाइल एक बार आप गो थ्रू करोगे, और जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया है वो असेसमेंट कंप्लीट करोगे पूरा। यस सर। ओके, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम आगे प्रोसेस करेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लूप कॉन्सेप्ट और कंट्रोल स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट। कंसेप्चुअल है, थोड़ा लॉजिकली आपको अच्छे से बिल्डअप होके रहना पड़ेगा इसमें। ओके, क्लियर? यस यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर।